चलो अगेन टॉप व्यू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब ग्रेविटी अंदर, टॉप व्यू मतलब ऊपर से देख रहे हैं सिचुएशन को, है ना। जब भी टॉप व्यू की बात करें तो ऊपर से, तो ग्रेविटी किधर होगा? नीचे। नीचे मतलब अंदर, बोर्ड के प्लेन के अंदर। अगर क्रॉस दिखाएं तो बोर्ड के प्लेन के अंदर, बता चुके हैं भाई बार बार। चलो तो एक दीवार है ऐसे, ठीक है। अब बोलोगे सर ये कौन सा दीवार है? अरे ऊपर से अगर ऐसे कर्व दीवार है तो कैसे दिखेगा? लाइन की तरह ही दिखेगा, है ना। सर्कुलर वॉल, इसका रेडियस क्या है? आर है मान लो, इसका रेडियस क्या है? आर, ठीक है। पूरा वॉल भी बना सकते हैं हम, छोटा सा एक हिस्सा बना रहे हैं उसका। यहाँ पे एक ब्लॉक रखे और कोई भी सरफेस चाहे, अच्छा इस ब्लॉक के नीचे जमीन होगा और ब्लॉक के इस साइड वॉल है ना। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ये कॉर्नर जैसे यहाँ पे ब्लॉक रखे, है ना, ठीक। बस दीवार ये ऐसे है, कोई दिक्कत? इसको पुश कर दिया ऐसे वी रफ्तार से, ठीक है। तो मेरा सवाल है, दो जगह से नॉर्मल इस पे लग रहा होगा, एक तो फ्लोर से और एक वॉल से लग रहा होगा, लग रहा होगा ना, वॉल के कांटेक्ट में। तो मेरा सवाल है दोनों तो नॉर्मल बताना, है ना, कैलकुलेट बोथ द नॉर्मल्स, और क्या होगा आगे सिचुएशन में ये बताना आपको, है ना। और फ्रिक्शन कहीं पे नहीं है ना, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। शुरू हो जाओ, छोटा सा सवाल है, जल्दी से ट्राई करो खुद से, है ना। और जो पूछेंगे उसका जवाब हमको चाहिए। अच्छा यहां पे mg किधर लग रहा होगा? mg अंदर, और एक नॉर्मल ऊपर बाहर मतलब, है ना, उसको बोल दो n1। और एक नॉर्मल दीवार से लग रहा होगा, किधर? इधर सेंटर की तरफ लग रहा होगा, उसको बोल दो n2। कोई दिक्कत? अच्छा इसका साइड व्यू बना, मतलब ये ऐसे चल रहा तो ऐसे बगल से देख रहा है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना। एक नॉर्मल जो जमीन से लग रहा होगा n1, नीचे ग्रेविटी, और एक नॉर्मल जो दीवार लगा रहा होगा n2। कोई दिक्कत? ये साइड व्यू है, ये साइड व्यू है, बिल्कुल वैसे जैसे पिछले क्लास में रस्सी वाला बनाया था, याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है? अच्छा इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा, अरे होगा ना। रेडियस क्या होगा? आर होगा, ठीक है, मस्त चल रहा सबका। तो सबसे पहले क्या था? प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन बताओ। हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन हो रहा, सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है ना। तो सर्कुलर मोशन का प्लेन क्या है? हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना पड़ेगा? 0, क्योंकि हम बता चुके हैं कि नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन मस्ट बी 0। आप ऐसे सोचो ना कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर भी फोर्स है, तो पता है वो कैसा मोशन हो जाएगा? ऐसे, उसको स्पाइरल बोलते हैं। स्पाइरल बोलते हैं? नहीं, हेलिक्स बोलते हैं, हेलिक्स। आप लोग के कॉपी में वो बाइंडिंग होता है, इसलिए आप लोग उसको स्पाइरल बाइंडिंग बोलते हो, असल में स्पाइरल इसको बोलते हैं। हम बच्चा के खिलौना में जो स्प्रिंग होता है ना, चाबी वाला, देखो वो स्पाइरल स्प्रिंग होता है, ठीक है। और आप जो देखते हो जिसको ऐसे 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 ऐसे, उसको हेलिक्स बोलते हैं। तो अगर फोर्स सर्कुलर मोशन के प्लेन के ऊपर नीचे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी रहा तो ऊपर ऐसे मूव करेगा, तो वो क्या बन जाएगा? हेलिक्स। पढ़ेंगे इसके बारे में, मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे हम लोग, आता ना हेलिकल पाथ आता है, वो अलग बात। बट अगर सर्कुलर मोशन है, मतलब मोशन एक ही प्लेन में हो रहा, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर नेट फोर्स क्या होना पड़ेगा? 0। तो पहला इक्वेशन तो यहीं से आ जाएगा, n1 माइनस mg बराबर 0। अरे होगा, तो n1 तो कैलकुलेट हो जाएगा। अगला सवाल, नॉर्मल का टेंडेंसी क्या होता है? कांटेक्ट मेंटेन रखने का। तो दीवार वाला नॉर्मल इतना ज़्यादा थोड़े लगेगा कि कांटेक्ट छूट जाए या ये दीवार को छेद करके उधर निकल जाए, नहीं लगेगा ना।
वो उतना ही लगेगा कि दोनों का कांटेक्ट मेंटेन रहे। और अगर दोनों का कांटेक्ट मेंटेन रहेगा तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा? सर्कल। देखो ना, अगर कांटेक्ट मेंटेन रहेगा तो ये कैसा पाथ फॉलो करेगा? सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, बिल्कुल वैसे जैसे टेंशन मेंटेन था तो कैसा पाथ फॉलो कर रहा था? सर्कुलर, ताकि रस्सी की लंबाई चेंज ना हो। अच्छा, यहाँ पे एकमात्र फोर्स जो सर्कुलर मोशन के प्लेन में है वो कौन सा है? N2। N2 ये सर्कुलर मोशन के प्लेन में है, ये फोर्स सर्कुलर मोशन के प्लेन में है। तो इस फोर्स को दो हिस्से में रिजॉल्व करना होता है, कौन कौन सा? रेडियल और टेंजेंशियल। रेडियल और टेंजेंशियल। याद है सर्कुलर मोशन के प्लेन में दो कंपोनेंट लेते हैं, एक रेडियस के अलोंग और एक टेंजेंट के अलोंग। तो ये ऑलरेडी किसके अलोंग है? रेडियस के अलोंग है। देखो टुवर्ड सेंटर है तो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट तो 0 होगा। अरे अगर ये n है तो n cos 90 क्या हो? 0। तो टेंजेंट की तरफ तो कोई कंपोनेंट होगा नहीं, तो सिर्फ कंपोनेंट किधर होगा? सेंटर की तरफ। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। खत्म। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितना होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। कितना होता है? v²/r, या रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है? खत्म। समझ में? सिंपल सा फंडा है। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। नेट फोर्स टुवर्ड्स टेंजेंट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट। अलोंग बोलो, है कि नहीं? बात खत्म। सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितना होता है? v²/r या ω²r। टेंजेंट की तरफ एक्सेलरेशन कितना होता है? dv/dt या अल्फा r। समझ में आया? dv/dt या अल्फा r। ये सिंपल सा काइनेमेटिक्स का फंडा हम आपको बता चुके हैं, है ना। बाकी न्यूटन्स लॉ वैसे ही लगेगा। बार बार बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, ठीक है। तो सारा चीज को लिखो अपने लैंग्वेज में। दीवार वाला नॉर्मल इतना ही लगेगा कि कांटेक्ट मेंटेन रहे। अगर कांटेक्ट मेंटेन रहेगा तो कैसा पाथ होगा? सर्कुलर पाथ होगा, है ना। उसके बाद सर्कुलर मोशन के प्लेन में एकमात्र फोर्स कौन सा है? N2 है। उस N2 का दो कंपोनेंट लेंगे, एक अलोंग टेंजेंट और एक टुवर्ड्स सेंटर। तो टेंजेंट के अलोंग तो 0 हो जाएगा, है ना। तो अगेन नेट फोर्स न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे ना, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता था? नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। खत्म। तो हम बहुत चीज बोल दिए इसमें, सब लिखो, भूल जाओगे। अभी लगता होगा अरे तो बहुत आसान चीज है कि? चलो, जिसे हो गया ये। एक और सवाल करो। मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, सड़क पे होता है ना कर्व, है ना, टर्न होता है ना सड़क पे। सड़क पे एक टर्न है जिसका इस टर्निंग का रेडियस क्या है? r, ठीक है। एक कार टर्न कर रहा है इस रोड पे, ठीक है। एक कार टर्न कर रहा है, ये ऊपर से देख रहे हैं। ये मत सोचना कि ऐसा कौन सा टर्न है सर हवा में। अगेन टॉप व्यू, सड़क कैसे दिखेगा? ऊपर से, प्लेन से देख रहे हो। सर अपने कहाँ प्लेन पे चढ़ रहा है? हेलीकॉप्टर से देख, छत पर से देख रहे हो, जो भी समझ में आ रहा है? तो सड़क कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगी ना, टर्न। तो एक कार टर्न हो रहा है, ठीक है। एक कार टर्न हो रहा है और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट मान लो म्यू है। म्यू किसके बीच का फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है? टायर और रोड के बीच का, है ना। फ्रिक्शन टायर पे लगता है, फ्रिक्शन छत पे नहीं लगता कार के, ये पता है? अच्छा, गुड। तो टायर पे लगता है ना। तो कौन सा कांटेक्ट पॉइंट का मोशन देखते हैं हम लोग? टायर का, याद है ना। तो ये मत बोलना कि सर इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा हो, घूसा मार दो। चल, तो म्यू से ये कार चल रहा, ठीक है, टर्न ले रहा है। सॉरी, म्यू इसका फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, इसका स्पीड कांस्टेंट है। हम अपना क्रूज कंट्रोल ऑन कर दिए, है ना। मतलब स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा। कार मस्त उसी स्पीड से ऐसे टर्न कर रहा, धीरे धीरे टर्न कर रहा। ऐसा नहीं कि 100 का रफ्तार में टर्न करा रहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आराम से, ठीक है। लेकिन स्पीड मेंटेन है, क्रूज कंट्रोल अपना ऑन है।
तो ये टॉप व्यू है, मतलब ग्रेविटी किधर है, ऑब्वियसली अंदर। ये सिंबल का मतलब आप समझ गए हो, क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर, ठीक है। ग्रेविटी अंदर की तरफ है, टॉप व्यू है, तो आपको बताना है पहला, कार के टायर पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, ध्यान से सुनते जाइए। कार के टायर पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होगा टर्निंग का। देखिए हो, सड़क पे चलते हो, हाईवे पे तो लिखा होता है आगे तीखा मोड़ है, अधिकतम रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी हाईवे पे चले हो तो लिखा होता है बैनर, जहाँ तहाँ ग्रीन बोर्ड लगा होता, तीखा मोड़, शार्प टर्न इंग्लिश में, है ना। मैक्सिमम स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम स्पीड लिमिट 20 किलो, ऐसे लिखा रहता अलग अलग जगह पे, है ना। तो क्या होता है, उससे ज़्यादा स्पीड पे चलोगे तो क्या होगा वो भी बताएंगे, है ना। और वो मैक्सिमम स्पीड क्यों लिखा होता है आप वो निकालोगे, है ना। तो इसमें क्या क्या निकालना है, पहला कार के टायर पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, वो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है तो मैक्सिमम किस स्पीड से कार टर्न कर सकता है, कार का मास m मान लेना, कार का मास m मान लेना। शुरू हो जाओ, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें सर्कुलर मोशन का, है ना। चलिए देखा जाए, mg प्लेन के अंदर, नॉर्मल ऊपर, ठीक है। कार अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में, कांस्टेंट स्पीड से, तो इसके एक्सेलेरेशन का एक ही कंपोनेंट होगा जो सेंटर की तरफ होगा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते जाना। क्या नॉर्मल और mg वो कंपोनेंट दे सकता है, नहीं, वो तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अरे हम आपको सबसे पहले क्या बोला, आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन किस प्लेन में हो रहा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, नॉर्मल वर्टिकल में, mg वर्टिकल में। तो ये तो उस प्लेन में कोई फोर्स नहीं दे सकता, उसका कोई कंपोनेंट नहीं हो सकता, सिंपल सा फंडा। अरे n cos 90 या mg cos 90 तो जीरो होगा। अच्छा सर ठीक है, अच्छी बात है। इस प्लेन में एकमात्र फोर्स कौन हो सकता है, फ्रिक्शन। अरे इस ग्राउंड के अलोंग, सरफेस के अलोंग कौन सा फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शन। उसको किधर होना पड़ेगा, सेंटर की तरफ। आप बोलोगे कि सर इधर क्यों नहीं लग सकता, अगर फ्रिक्शन इधर हो गया, ध्यान से सुनो, सब सवाल का जवाब देंगे। अगर फ्रिक्शन इधर हो गया तो इसका दो कंपोनेंट, एक सेंटर की तरफ और एक टेंजेंट की तरफ। तो जो सेंटर की तरफ होगा वो तो रेडियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देगा, लेकिन जो कंपोनेंट टेंजेंट की तरफ होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जैसे ही होगा तो स्पीड चेंज होने लगेगा। और हम क्या बोले हैं, स्पीड चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स फ्रिक्शन को पक्का किधर लगना पड़ेगा, सेंटर की तरफ। अरे लगेगा। अगला सवाल, स्टैटिक की काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन घूसा मार देंगे। स्टैटिक इसीलिए कि आप कभी ऐसे लॉजिकली सोचो, क्या ये ग्राउंड के रिलेटिव कार इधर मूव कर रहा है, नहीं कर रहा ना। अरे ग्राउंड के रिलेटिव इधर करेगा तब तो काइनेटिक इधर लगेगा। और हम आपको बार बार बोले हैं, अगर कार चल रहा है वो स्लिप नहीं कर रहा, स्लिप नहीं कर रहा तो स्टैटिक फ्रिक्शन। याद आ रहा है, बार बार इस चीज को हम रिपीट कर रहे हैं, पहली बार नहीं बोले, है ना। उसके पीछे का मैकेनिक्स क्या है थोड़ा बहुत हम आपको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में पढ़ाएंगे, बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिक्स, है ना। लेकिन सिंपली ऐसे सोचो ना, कार का पॉइंट जो कांटेक्ट में होता है वो इधर उधर भागता नहीं है, वो आया फिर अगला पॉइंट कांटेक्ट में, फिर अगला पॉइंट कांटेक्ट में, वो ग्राउंड के रिलेटिव स्लिप नहीं होता। हमको कार का मोशन नहीं देखना, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कांटेक्ट पॉइंट का मोशन मायने रखता है ना। तो कार का जो टायर का जो कांटेक्ट पॉइंट है और जो ग्राउंड है उसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, वो व्हील रोल करता, उसको रोलिंग बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। बट कोई स्लीपिंग नहीं होता, अगर स्लीपिंग होने लगे ना हर बार
तो 2 से 3 दिन में टायर खत्म, फिर नया टायर लगाओ। समझ में आया? तो रबर का टायर नहीं, लोहे का टायर यूज करोगे आप। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है बताओ? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक कि हम ये नहीं बोले कि कार का टायर स्किड कर गया या स्लिप कर गया, तब तक कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? पक्का? थोड़ा सा भी लॉजिक में गड़बड़ लगे तो पूछ लो, है ना। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कार के, टायर के और रोड के कांटेक्ट पॉइंट में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। वो ऐसे नहीं चलता घिस घिस के। एक पॉइंट आया कांटेक्ट में, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जो पॉइंट कांटेक्ट में होता है वो मोशन नहीं कर रहा होता, वो इंस्टेंटेंटली उस इंस्टेंट पे रेस्ट पे होता है ना। ये पहली बार नहीं बोले, बार बार बोल, है ना। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई दिक्कत? तो आप क्या इक्वेशन लिखोगे? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे लिखोगे, खत्म। दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग किधर? सेंटर की तरफ, है ना। अरे हाँ ना बोल। अगला सवाल था कि चलो कार को किस रफ्तार से टर्न किया जाए, किस मैक्सिमम रफ्तार से टर्न किया जा सकता है, उसको सेफ स्पीड फॉर टर्निंग बोलते हैं, है ना। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ गया, कार स्किड भी कर सकता है और कार पलट भी सकता। पलटी को बोलते हैं टॉपलिंग। क्या बोलते हैं? टॉपलिंग। कभी देखो कुछ जैसे पलट जाना, जैसे एक बोतल लो, बोतल को ऊपर से धक्का दो, देखना बोतल गिर जाता है कभी कभी, या नीचे से बिल्कुल ऐसे धक्का दो तो बोतल पलटी मार देता है। और एकदम सही जगह से चलाओगे तो चलेगा, है ना। जिसका हाइट ज़्यादा होता है ना, उसका पलटी मारने का चांस ज़्यादा होता है। बस वगैरह देखते हो, खाई में टॉपल हो जाता है ना। सब पढ़ेंगे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में, है ना। अभी सिंपली ये समझना है कि मैक्सिमम स्पीड बताओ कि कार स्लिप नहीं कर जाए, है ना। तो आप बोलोगे अच्छा इसमें तो हम किसी चीज़ पे कोई चेंज कर नहीं सकते, यही मैक्सिमम निकालना है हमको, तो क्या बदल सकते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? म्यू एम जी बराबर एम वी मैक्स बाय आर, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पीड होगा तो स्लिपिंग शुरू हो जाएगा, है ना। अरे है कि नहीं? ऐसे भी ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहां से v का वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू आर जी। ये मैक्सिमम सेफ स्पीड होता है, इसी से कैलकुलेट करके लिखा होता है मैक्सिमम स्पीड फॉर टर्निंग। देखिए आगे शार्प टर्न है ना। कैसे? तो म्यू का वैल्यू तो साइंटिस्ट पता कर सकते हैं थोड़ा बहुत रफली, एक एवरेज वैल्यू किस रोड पे क्या होगा म्यू, है ना। क्योंकि म्यू जो है एक ऐसा टर्म है जो चेंज हो सकता है टाइम के साथ। सड़क पे पानी गिर गया, म्यू कम हो जाएगा। अरे स्लिपरी सड़क हो जाता है ना, बालू गिर गया, सैंड वाला ट्रक गुजरा, गिर गया सैंड कुछ, तो स्लिपरी हो जाएगा। ऑयल गिर गया, ऑयल टैंकर गुजरा, इसलिए म्यू का एक रफ वैल्यू लेके चलते हैं साइंटिस्ट लोग कि सेफ रहे, है ना। इसलिए ये नहीं कि 30 लिखा है तो 31 पे चलाओगे तो बाहर हो जाओगे, है ना। वो 10 किलोमीटर ऊपर नीचे लेके चलते हैं, लेकिन उनको पता है इंडिया 30 लिखेंगे तो 40 से कम तो कोई नहीं चलाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये बुराई अपने देश की नहीं, बुराई आप लोगों की है जो गधे हो, है ना। 30 है तो 40 तक तो खींचे दें। समझ में आ रहा है? तो वी मैक्स बराबर अंडर रूट म्यू आर जी। समझ में आया? ये मैक्सिमम स्पीड है या मैक्सिमम सेफ स्पीड इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा अगला सवाल है कि इससे ज्यादा रफ्तार में चलाएंगे तो क्या होगा। मेरा सवाल है कि अगर इससे ज्यादा रफ्तार में चलाएंगे तो क्या होगा। ठीक है सर, ये तो लिखा हुआ। तो आप बोलोगे कि सर इससे ज्यादा रफ्तार में चलाने का मतलब है, देखो वी मैक्स बराबर अंडर रूट म्यू आर जी। बिल्कुल ध्यान से सुनना और लिखोगे सब चीज अपने लैंग्वेज में। ये तो मैक्सिमम सेफ स्पीड कहलाता है ना। इससे ज्यादा रफ्तार में चलाएंगे तो क्या होगा। तो देखो म्यू तो आप बदल नहीं रहे हो, ऐसा थोड़ा कि सड़क पे उतर के, है ना, टायर को थोड़ा रफ कर देते हैं, है ना। जी आपके कमांड से बाहर की चीज है। द ओनली थिंग दैट कैन चेंज इज आर। रफ्तार को बढ़ाओगे तो आर बढ़ जाएगा। आर बढ़ने का मतलब ये बड़ा रेडियस के सर्कल में जाने की कोशिश करेगा, और बड़ा रेडियस मतलब उधर तो खाई है, तो जाओ मरो। नहीं समझ में? अरे आप रफ्तार सेफ स्पीड से बढ़ा दोगे
तो क्या होगा, म्यू तो आप बदल नहीं सकते हो, जी तो आप बदलोगे नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि जहां जहां जाएंगे पहले रोड पे, है ना, पहले रोड को रफ कर देते हैं, तेजी से चलाएंगे, गधा। तो बढ़ेगा क्या, आर, और रेडियस बढ़ने का मतलब ये थोड़ा कि सड़क बढ़ जाएगा उधर, तो उधर गिरेगा खाई में, धड़ाम, है कि नहीं, समझ में आया। तो सेफ स्पीड से ज्यादा स्पीड पे चलाओगे तो क्या हो जाएगा, सर बड़े वाले रेडियस में जाने की कोशिश करेगा, और बड़े वाला रेडियस मतलब गड्ढा, गड्ढा मतलब मरो। समझ में आया, आई होप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। इसी को बोलते हैं स्किडिंग। कभी बहुत फास्ट रेस देखोगे ना, फार्मूला 1 वाला, तो देखना कार सड़क से बाहर स्किड करके बाहर निकल जाता है, दीवार पे धक्का मार देता है ना। ऐसे क्यों दिख रहा है, जो वो बोल रहा होगा मन में, हाँ फार्मूला 1 की बात करते हो सर, अपने को सास बहू देखने से फुर्सत कहाँ है ही नहीं, ये फार्मूला 1 क्या होता है। अच्छा देखे, अच्छा गुड, नहीं हमको लगा कि दिन भर सास बहू देखते रहते। चलो क्यों, मतलब हर छोटी चीज को रटने का कोशिश करता है। ये जैसा भी मस्त बोला सर, फ्रिक्शन सेंटर की तरफ ही लगेगा ना, अभी तुम मरेगा, बर्दाश्त कर थोड़ी देर, 15 से 20 मिनट में तेरी मौत होगी, है कि नहीं। कॉन्सेप्चुअल डेथ है ना, कि मतलब सवाल देंगे और वो फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लगाएगा और उसका सवाल, उसका जवाब गलत होगा, है ना, इसलिए रटो। अरे हर बार बोलते हैं, जब तक हम नहीं बोलें कि ये लॉ है तब तक उसको रटना नहीं है। क्यों मरने की कोशिश करते हो। अगर आप जेई और नीट का प्रिपरेशन करो, कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो एग्जामिनर ऐसे ही ढूंढता है कि बच्चा ये रट के आता है, यहां पे फंसा इसको, समझ में आया। तो फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लगे, वाई, अभी तुरंत देखो ना सवाल आने वाला, ठीक है, समझ में। हम आज तक रटाने की कोशिश किए हैं, तो आप क्यों करते हो। जब रटना जरूरी होगा तो हम खुद बोलेंगे। 12th में जाओगे ना तो इलेक्ट्रोस्टैट में ढेर सारा फॉर्मूला आएगा, मैग्नेटिज्म में ढेर सारा फॉर्मूला आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो रटे बिना आपको फिजिक्स नहीं आएगी, फिजिक्स आ जाएगी, लेकिन एग्जाम के लिए उसको रटना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन फॉर्मूला को आप एग्जाम में बैठ के डिराइव नहीं करने लगोगे, है ना, उसको डायरेक्ट अप्लाई करना होता। तो तब हम खुद बोलेंगे कि डब्बा लगा देंगे, समझ लो उसको रट लेना। जब तक नहीं बोले मत रटो, बार बार बोलते, क्योंकि रटोगे तो मेरे क्लास में तो पक्का हम मार देंगे, और जेई वाला पक्का मार देगा, है ना, ठीक है। तो 2 जगह मौत होगा, और असली जगह अगर मौत हो जाए जेई एडवांस के पेपर में, तो सब बेकार, है ना। असल तो उसी के लिए तैयारी कर रहा है ना। तो हमको 1000 सवाल सही नहीं करना, हमको एक वो सवाल सही करना जो पेपर में आने वाला। आप क्या सोचते हो, अच्छा ये रट लेंगे ना तो असाइनमेंट का 20 सवाल सही कर लेंगे, है ना। जो 21वां सवाल पेपर में आएगा बर्बाद हो गया, ये 20 सवाल करना बेकार। समझ में आया। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, रटो नहीं, रटो नहीं, जब तक बोले नहीं। जैसे लॉ है उसको तो रटना पड़ेगा, है ना, तो याद करना पड़ेगा, नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। पहला लॉ इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन था, याद आ रहा, तो वो तो लॉ। ऐसे हम बोल नहीं देते कि देखो एक अगला लॉ आ गया, फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लगेगा, है ना। हम ये नहीं बोले कि हम आप पे कमेंट करें, हम आप चाहते हैं कि आप गलती करो ताकि हम उसको सुधारें। अब अगली बार आप ऐसा कभी नहीं सोचो, है ना, नहीं सही बता रहे। तो जब आप गलती करके सीखते हो ना तो वो परमानेंट होता है, बिल्कुल। और मेरे जैसे टीचर में तो और बहुत दिन तक याद है, वो धो के बेइज्जती करता है, हाँ वो बेइज्जती नहीं करता तुम्हारे, प्यार से तो समझा, कितना प्यार से, मेरे जैसे प्यार से कोई समझाएगा, है कि। चल एक टर्न टेबल है, क्या है, टर्न टेबल, समझा देते क्या होता है टर्न टेबल। एक राउंड टेबल है, ठीक है, ये सेंटर है, टॉप व्यू है, अगेन टॉप व्यू। टर्न टेबल मतलब एक टेबल है जो घूम रहा है ना, समझो बीच में बियरिंग है, ऐसे पकड़ के घुमा सकते हो टेबल को, कोई दिक्कत। टेबल है जिसको घुमा सकते हो, उसको टर्न टेबल बोलते हैं। अच्छी बार में शायद कहीं टर्म यूज हुआ या यूरोडो में, पता नहीं, तो इसलिए अभी बता दिया। टर्न टेबल मतलब टेबल जो घूम सकता है, ठीक है।
ये टेबल ओमेगा से घूम रहा है, कितने से? ओमेगा से घुमा दिए, ये ऐसे समझो मोटर लगा हुआ है, घूम रहा। टॉप व्यू, ऊपर से देख रहा है ऐसे, मतलब ग्रेविटी अगेन अंदर, ठीक है। यहां से स्मॉल आर दूरी पे एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ एम मास का, ठीक है, एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। फ्रिक्शन कॉएफिशिएंट म्यू है, क्या है? फ्रिक्शन कॉएफिशिएंट म्यू है, ठीक है, फ्रिक्शन कॉएफिशिएंट म्यू है। और टेबल के रिलेटिव ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा, मतलब ये भी टेबल के साथ घूम रहा है मस्ती में, कोई दिक्कत? तो मेरा सवाल है कि फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ द टेबल सच दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द टेबल, ठीक है। मैक्सिमम ओमेगा सच दैट ब्लॉक does not slip on the table. ट्राई कर जल्दी से। चल, फ्रिक्शन क्या चाहता कि कांटेक्ट पॉइंट में स्लिपिंग ना हो, है ना। और अगर हो रहा हो, मान लो होने लगा, तो उस रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करेगा। तो यहां तो बोला है कि स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है सर, अच्छी बात। इस ब्लॉक का थोड़ा सा साइड व्यू बनाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे देखते हैं सामने। तो ये आपको दिखेगा ऊपर नॉर्मल, नीचे mg, और ये इधर सेंटर होगा कहीं, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर ये टेबल ओमेगा से चल रहा है तो इस ब्लॉक के जस्ट नीचे जो पॉइंट होगा, तो ध्यान से सुनना, ये ब्लॉक अभी हटा दे रहा है, ठीक है। इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन कितना हो? तो इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर आर। अरे कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसके एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट, एक सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर और एक टेंजेंट की तरफ अल्फा आर। तो हम बोलेंगे कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा, तो अल्फा तो होगा नहीं, मतलब एक ही एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट होगा सेंटर की तरफ, मतलब इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर आर। कोई दिक्कत? और सर्कुलर मोशन का सिंपल सा फंडा भाई, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो उसके एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। रेडियल कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर आर। और टेंजेंशियल कितना होता है? अल्फा आर। अरे ओमेगा स्क्वायर आर या v स्क्वायर बाय आर सेम ही होता है। अच्छा, पहली बार देखे इसलिए घबरा रहे हो क्या? अब आप बता चुके हैं ओमेगा स्क्वायर आर और v स्क्वायर आर, गधा। तो यहां पे तो ये अल्फा कुछ है नहीं, ओमेगा कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन एक ही कंपोनेंट होगा ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, अगर इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है तो ब्लॉक के भी उस कांटेक्ट पॉइंट का एक्सेलेरेशन कितना होना पड़ेगा, तभी तो स्लिपिंग नहीं होगी। तो आप बोलोगे सर स्लिपिंग के लिए एक्सेलेरेशन कब से जिम्मेदार हो गया? स्लिपिंग के लिए तो वेलोसिटी जिम्मेदार होती। और सुनो ध्यान से सुनो, रिलेटिव स्लिपिंग का मतलब रिलेटिव एक्सेलेरेशन नहीं होता, रिलेटिव वेलोसिटी होती है। तो फिर यहाँ एक्सेलेरेशन पे क्यों बात कर रहे हैं? तो ध्यान से देखो, मान लो दो बॉडी का वेलोसिटी सेम है, तो मतलब अभी तो रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा, लेकिन अगर दोनों का एक्सेलेरेशन अलग अलग है तो कुछ देर के बाद फिर तो स्लिपिंग शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम चाहें कि लगातार कांटेक्ट मेंटेन रहे, तो अगर वेलोसिटी सेम है तो फ्रिक्शन किसको सेम कर देगा? एक्सेलेरेशन को। पहली बार नहीं कर रही है, अभी बहुत बार कर चुका है ना। तो अच्छा, मतलब इस ब्लॉक का भी एक्सेलेरेशन सेंटर की तरफ कितना होना पड़ेगा? ओमेगा स्क्वायर आर। मतलब इस ब्लॉक पे सेंटर की तरफ एक फोर्स होना पड़ेगा, और उस प्लेन में एकमात्र फोर्स कौन अवेलेबल है?
फ्रिक्शन। अरे ये ऐसा रखा हुआ ना ब्लॉक पे, इधर कौन लग सकता है? फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि उस दोनों पॉइंट में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। हम दो पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक टेबल का पॉइंट और एक ब्लॉक का ये वाला पॉइंट। फ्रिक्शन हमेशा कांटेक्ट पॉइंट्स में लगता है, याद है, पेयर में लगता है ना। तो इसका वो एक्सेलरेशन कितना करना चाहेगा? m ओमेगा स्क्वायर आर। नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया। अरे आ गया। अब बोल रहा है वो मैक्सिमम ओमेगा बताओ कि स्लिपिंग नहीं हो। तो भाई फ्रिक्शन का जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है तो मैक्सिमम वैल्यू फिक्स होता है। कितना होता है? म्यू इंटू एन। म्यू एम जी मत बोलना, म्यू एन। और यहां पे एन का वैल्यू एम जी के बराबर है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा ना। नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन मस्ट बी जीरो, अदरवाइज इट वुड नॉट बी अ सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा? तो म्यू एम जी बराबर एम ओमेगा मैक्स स्क्वायर आर। एम से एम कट गया तो ओमेगा मैक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट म्यू जी बाय आर। सॉल्व कर लो, खत्म। आई होप समझ में आया। थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बताओ। और कुछ नया किए क्या? कुछ नया किए क्या? फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लगा, सर्कुलर मोशन का जो बेसिक फंडा है वो लगा। ब्लॉक स्लिप करेगा तो एक के रिस्पेक्ट में एक ऐसे तो हो ही नहीं करेगा। स्लिप करना ही नहीं है ना। ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। ये सोया हुआ था क्या? सिर्फ टेबल ही। अरे फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा सच दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द टेबल। सुनो ना, बोले ही नहीं थे। वहां देखो, यहां देखो, श्याम जी सो गए थे। अरे बाबा श्याम जग जा बे। टेबल पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम ओमेगा सच दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द टेबल। हिंदी में लिख दें कथा। अगेन टॉप व्यू, किधर से बात कर रहे हैं हम? टॉप। जमीन है, जमीन पे एक कील लगा हुआ, इस तरह का सवाल किए हैं, उसी से मिलता जुलता सवाल है। इस कील में एक रस्सी लगा हुआ और इस रस्सी में एक ब्लॉक लगा, ठीक है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है? म्यू। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है? म्यू। ये टॉप व्यू है, मतलब mg किधर है? अंदर, और नॉर्मल बाहर। और फ्रिक्शन अगर लगेगा तो इस प्लेन में लगेगा, है ना। टेंशन लगेगा तो इसी प्लेन में लगेगा। कोई दिक्कत? ग्रेविटी अंदर, ठीक है। इसको हम रफ्तार दे दिए हैं इस डायरेक्शन में v। अभी कितना रफ्तार दे दिए? v। अब चूंकि फ्रिक्शन है तो v कांस्टेंट नहीं रहेगा, v बदलेगा, है ना। v बदलेगा, ऑब्वियस सी बात है। चलो, v रफ्तार रस्सी के परपेंडिकुलर दिए। किधर दिए? रस्सी के परपेंडिकुलर, है ना। तो आई होप आपको लगता है ये सर्कुलर मोशन में है, बिल्कुल है ना। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि रस्सी उतना ही टेंशन लगाएगा ताकि उसका लेंथ चेंज ना हो, ठीक है। सब आ फाइंड टेंशन एंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अच्छा, जैसे हम किसी फोर्स का बात करें तो फोर्स मतलब होता सब कुछ। जैसे फ्रिक्शन बोले हैं तो फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, किधर लग रहा है, कितना लग रहा है ना। अरे एक रस्सी में ऐसे बांध लिए पत्थर को या ब्लॉक को जमीन पर रख के और उसको फिर भी रफ्तार दे दिए तो ऐसा सर्कल में घूमेगा, है ना। तो अभी जब रफ्तार v है, क्योंकि रफ्तार भी चेंज होगा टाइम के साथ, अभी हम समझा देंगे, है ना। तो अभी जब रफ्तार v है तो इस समय कितना टेंशन लग रहा होगा और कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। किधर लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स में दोनों चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। फ्रिक्शन भी दो तरह का होता है तो वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, स्टैटिक की काइनेटिक। समझ में आ रहा है? पक्का ट्राई करो।
चलो शिवम से ही पूछते हैं, बताओ जी शिवम, फ्रिक्शन किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ। क्यों? वेलोसिटी चेंज होगा तो फ्रिक्शन उधर रहेगा तभी वेलोसिटी चेंज। अच्छा, जरूरी नहीं फ्रिक्शन ऐसा लग सकता है, ऐसा लग सकता है इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, तो भी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। ये तो हम पहले आपको बता दिए वेलोसिटी चेंज होगा, नहीं बताते तो। अबे ये कौन सा फंडा सा वेलोसिटी चेंज होगा? गलत फंडा था जो आप लगाए, वो गलत फंडा। ठीक है, इनका कहना है कि वेलोसिटी चेंज होगा, वो हम बता दिए थे गधा, इसीलिए फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। एकदम वाहियात जवाब। क्या फ्रिक्शन के लॉ में ऐसा कुछ आया था कि वेलोसिटी चेंज होगा इसलिए फ्रिक्शन उधर लगेगा? कोई सा लॉ था क्या? फ्रिक्शन का दो ही लॉ था, फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, और ग्राउंड के रिलेटिव इस पॉइंट की वेलोसिटी v इधर है तो इस पे फ्रिक्शन पीछे ही लगना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट्स। गधा, ये देखो ऊपर अगर n बना रहे हो, ये साइड व्यू बना रहे हैं, mg इधर टेंशन t, और ये ऐसे मान लो अंदर चल रहा, तो वेलोसिटी किधर है? अंदर की तरफ, तो फ्रिक्शन बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि ग्राउंड के रिलेटिव ये पॉइंट किधर जा रहा है? अंदर। अरे इसको ऐसे बना लिए नालायक, ऐसे, तो ये अंदर जा रहा होगा ना, ऐसे, है ना? ये सिंपली ऐसे सोचो यहां पे कि ग्राउंड के रिलेटिव ये पॉइंट आगे जा रहा है तो इस पर फ्रिक्शन पीछे, बिकॉज फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन ऑफ कांटेक्ट पॉइंट। समझ में आया? अरे समझ में आया, तो ये यहां पे हम बना देते हैं, नॉर्मल बाहर, mg अंदर। ठीक है, नॉर्मल बाहर, mg अंदर, ये टॉप व्यू ही बना रहे हैं हम। और अभी वेलोसिटी अगर इधर है तो इधर फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन, जहां से एन का वैल्यू क्या है? mg के बराबर है इस पर्टिकुलर केस में। समझ में आया? अच्छा सर, सर्कुलर मोशन में है तो सेंटर की तरफ भी तो फोर्स होना चाहिए, है ना? टेंशन है, अरे है ना टेंशन, और टेंशन मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, खत्म। v में कौन सा v? अभी वाला v, है ना, उस इंस्टेंट का v होता है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस चीज है। हाँ, इस पे सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है? एकमात्र फोर्स टेंशन लग सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन तो अब इधर है, नॉर्मल और mg प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना? तो टेंशन बराबर नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर r। खत्म, खत्म। फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा? स्पीड कम कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? स्पीड। तो ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रिक्शन जो फोर्स एक्ट कर रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, m dv बाय dt माइनस साइन के साथ। अरे लिख सकते हैं m dv बाय dt माइनस साइन के साथ। यहां पे सिर्फ फ्रिक्शन का हम क्या लिखे हैं? मैग्नीट्यूड लिखे हैं। क्या लिखे हैं? मैग्नीट्यूड लिखे हैं, है ना? तो अब आप कोई बता सकता है ये माइनस साइन क्यों लिखे? अरे नेट फोर्स टेंजेंट के अलॉन्ग होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, टेंजेंट के अलॉन्ग, बट यहाँ पे ये माइनस साइन क्यों लिखे हैं? सॉरी, मैग्नीट्यूड नहीं लिखे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। चलो, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो ये माइनस साइन क्यों लिखे पता है? क्योंकि ये टर्म तो पॉजिटिव होगा, न्यू mg, अरे काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू m dv बाई dt, स्पीड घट रहा है, स्पीड घट रहा, तो dv बाई dt निगेटिव टर्म होगा। तो कभी भी पॉजिटिव टर्म एक निगेटिव टर्म के बराबर नहीं हो सकता। नहीं समझ में? अरे ये टर्म तो पॉजिटिव है ना, बट मास पॉजिटिव, बट यहाँ पर dv बाई dt कैसा टर्म आएगा? निगेटिव। अरे कोई क्वांटिटी घट रहा तो उसका रेट ऑफ चेंज निगेटिव होता है ना? याद है कि भूल गए? लेंथ बढ़ रहा था, लेंथ घट रहा था, खूब मेहनत किए हैं कंस्ट्रेंट में, पता नहीं।
तो dv बाई dt निगेटिव टर्म है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक माइनस साइन लगा दिया। समझ में आया? ताकि इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो रट लो, फ्रिक्शन किधर लगता है? सेंटर की तरफ। फ्रिक्शन का बस दो लॉ याद रखो, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है और म्यू एन फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं है। समझ में आया? अच्छा सवाल था, है ना? हिला के रखती है। चल अगेन एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है और एक कार है। अच्छा ये छोटा सा हम हिस्सा बनाए, ये मत सोचना कि ये, अच्छा कार का चक्का इधर होगा क्या? नहीं, टॉप व्यू है, चक्का नीचे अंदर है ना, तो चक्का इधर मत बना लेना, ठीक है? टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहा है, कार ऐसे चल रहा है, पाथ के अलॉन्ग चल रहा होगा, है ना? ये आपका टॉप व्यू, मतलब ग्रेविटी किधर है? अंदर अंदर अंदर, ठीक है? कार का मास क्या है? m। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट क्या है? म्यू। कोई दिक्कत? फ्रिक्शन कॉफिशिएंट क्या है? म्यू। अच्छा कार का स्पीड बढ़ा सकते हो क्या आप? बिल्कुल, कार में एक्सेलेरेटर होता क्यों है ना? तो ये कार रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। अच्छा ये ट्रैक पूरा गोल है, अपना मस्त उसमें घूम रहा है ना, ये जीरो से स्टार्ट करता है और ये अपना स्पीड बढ़ा रहा है। किस रेट से? तो स्पीड बढ़ने का रेट है a1, मान लो क्या है? a1, ठीक है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड, हम बोल रहे हैं कि स्पीड बढ़ रहा है ना, इंक्रीज ऑफ स्पीड, ये क्या है? a1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये दिया हुआ, ठीक है? अच्छा ऐसा तो नहीं कि किसी भी स्पीड पे चला, हम एक मैक्सिमम सेफ स्पीड निकाल चुके हैं जिसके बाद कार क्या हो जाता है? स्किड कर जाता है ना, पता है ना? मतलब ये भी कहीं ना कहीं अगर स्पीड लगातार बढ़ता रहे तो एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद क्या होगा? स्किड। अरे होगा तो सवाल लिखो, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moves on a circular track of radius r. A car starts from rest and moves on a circular track of radius r with increasing speed a1, with increasing speed a1, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट रेट से स्पीड बढ़ रहा, विथ इंक्रीजिंग स्पीड a1, है ना? फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम when the car will skid, when the car will skid या slip, find the time when the car will skid, skid, find the time when the car will skid, given friction coefficient is mu and mass of the car is m, given friction coefficient of the friction coefficient is mu and mass of the car is m। 4 मिनट का समय, ट्राई कीजिए। किसी से बना? नहीं? चलो करो, ट्राई करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए।
थोड़ा सा इसके एक्सेलेरेशन पे गौर करो कि अगर इसका स्पीड बढ़ रहा, मान लो इसका भी रफ्तार v हो चुका, ठीक है, और स्पीड बढ़ रहा है तो इसका एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जरूर रहा होगा। अरे रहा होगा, where at is the rate of change of speed। अरे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होता? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझ में? अच्छा, सर्कुलर पाथ पे है तो एक्सेलेरेशन का एक कंपोनेंट इधर भी होना पड़ेगा। कितना? AR होगा। अच्छा, ये दोनों एक्सेलेरेशन जो है वो सर्कुलर मोशन के प्लेन में है, और बिल्कुल AT और AR सर्कुलर मोशन के प्लेन में ही होता है ना। अच्छा, नॉर्मल और mg तो ये काम नहीं कर सकता। नॉर्मल और mg क्योंकि इस प्लेन में है ही नहीं, तो वो ये एक्सेलेरेशन कैसे प्रोवाइड करवाएगा? अरे करवा सकता है। और ध्यान से सोचो तो अलग अलग मत सोचो, ये तो एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट है ना, इसका नेट एक्सेलेरेशन कुछ ऐसे होगा। अरे ऐसे होगा, ये होगा A, होगा। अच्छा, नॉर्मल किधर लग रहा होगा? यहां पे बाहर की तरफ, mg अंदर की तरफ, अरे लग रहा होगा। वो तो ये एक्सेलेरेशन प्रोवाइड नहीं करा सकता। ये एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कराने का एकमात्र अवेलेबल फोर्स जो है वो है फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे होगा पक्का, और तो कोई फोर्स है ही नहीं इस प्लेन में, तो ये एक्सेलेरेशन कौन प्रोवाइड करवा रहा होगा? स्टैटिक। सर काइनेटिक क्यों नहीं? अगेन स्लिपिंग नहीं होता टायर पे, है ना, वो स्किडिंग के टाइम पे ही होता है ना। तो ये मतलब पक्का अगर नेट एक्सेलेरेशन इधर है तो नेट फोर्स भी उधर ही लग रहा होगा। सर ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? अब ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले आ गया। नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। अरे आया? हे भगवान, एक्सेलेरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिधर नेट फोर्स लगता है। मतलब यहां पे फ्रिक्शन पक्का किधर लग रहा होगा? इधर, इधर। अरे लग रहा होगा, देखो ना तो सेंटर की तरफ ना तो टेंजेंट के अलावा, इसलिए रटना नहीं। तो फ्रिक्शन पक्का क्या हो जाएगा? F इक्वल टू ma, स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का वैल्यू लिखोगे AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर अंडर रूट। ये कैसे हो गया? अरे वेक्टर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसको जोड़ना आता है ना। अरे फोर्स इक्वल टू ma होता है, ma में a एक्सेलेरेशन, तो ये नहीं कि ये a कि ये a, नेट एक्सेलेरेशन। समझ में आया? पक्का? अरे पक्का। चल अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का वैल्यू तो पता है, a1 है ना, ये दिया हुआ। अरे a1 इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड, या ऐसा बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव है कि नहीं? अच्छा, वेलोसिटी क्या होगा? तो देखो v अगर कांस्टेंट रफ्तार से कुछ चीज बढ़ रहा है तो v बराबर u प्लस AT। अरे हो जाएगा, तो किसी भी टाइम t पे रफ्तार क्या हो जाएगा? a1t। अच्छा चलो नहीं समझ में आया, चलो हटो। a1 इज डिफाइंड एज dv बाई dt। अब कोई दिक्कत? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो dv बराबर a1 dt। स्पीड जीरो से स्टार्ट किया, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, किसी भी टाइम t पे मान लो स्पीड क्या हो गया होगा? v। एक वन कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं, वो लिखा हुआ, तो v बराबर a1t, यानी किसी भी टाइम t पे v क्या हो जाएगा? a1t। अरे हाँ ना बोल। तो किसी भी टाइम t पे रेडियल एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाय r, दैट इज a1 स्क्वायर t स्क्वायर बाय r। ये रेडियल एक्सेलेरेशन हो गया, और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या हो गया? a1। अरे हाँ ना बोलते जाना।
समझ में आया? इसको यहाँ पे उठा के पुट करो। अच्छा ऐसा करते स्क्वायर कर लेते हैं या ऐसे अच्छा ये बताओ ध्यान से, चल स्क्वायर कर लें, स्क्वायर कर लें दोनों साइड। तो ये हो जाएगा एफ एस स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर इंटू 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 ए टी स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए वन 4 T4 बाय आर स्क्वायर। अरे होगा। अच्छा वो बोल रहा है कि कब कब स्किड कर जाएगा, तो जब ये स्किड कर रहा होगा उस समय फ्रिक्शन का कौन सा वैल्यू लग रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा। अरे लग रहा होगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू पुट कर सकते हो, म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर इंटू ए वन स्क्वायर आर स्क्वायर, कॉमन ले लिए, अरे है ना, प्लस प्लस ए वन 4 T4 बाय आर स्क्वायर। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर सॉरी कट जाएगा, अरे कट जाएगा, आर स्क्वायर इधर ले आओ, आर स्क्वायर जी स्क्वायर म्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर जी स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस इसको इधर ले आते हैं ए वन स्क्वायर आर स्क्वायर और इससे डिवाइड कर दो बाय ए वन 4 बराबर T4। हम कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर दिए, परेशान तो नहीं हो उससे। अरे इसको मल्टीप्लाई किए, ठीक है, इसको इधर लागे तो घटेगा और ये वाला टर्म नीचे डिवाइड होगा, हो गया। तो यहां से t का टर्म क्या आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर जी स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर आर स्क्वायर बाय ए वन 4 पे पावर 1/4, खत्म। समझ में आया? कैलकुलेशन कर लो भाई, ऐसे शकल क्यों उतार रहे हो। हाँ फ्रिक्शन बता देते हैं। अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में और इसका स्पीड भी चेंज हो रहा है, मतलब इसके एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट रेडियल और टेंजेंशियल, अरे दोनों होगा। अच्छा मतलब इसका नेट एक्सेलरेशन कुछ इधर, ठीक है, वो एंगल भी पूछ सकता है, वो तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। ये मान लेना थीटा है ना, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस एंगल निकाल, चलो वो अलग बात। अच्छा ये जो एक्सेलरेशन है वो सर्कुलर मोशन के प्लेन में है और उस प्लेन में एकमात्र फोर्स कौन एक्ट कर सकता है, फ्रिक्शन, क्योंकि नॉर्मल और mg उसके परपेंडिकुलर है। समझ में आया? अरे सरफेस के अलॉन्ग एकमात्र फोर्स वहां क्या लग सकता है, फ्रिक्शन। मतलब ये एक्सेलरेशन कौन क्रिएट कर रहा होगा, फ्रिक्शन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कैसे आ गया, अबे कंपोनेंट पता है तो नेट निकालना आता है, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर आया, बस खत्म। स्किडिंग का सिचुएशन है, कब स्लिप कर जाएगा, तो जब स्लिप करने वाला होगा तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा। अरे है, पुट करो, आंसर आ गया, खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया होगा, सिंपल सा है ना, मैक्सिमम स्पीड अंडर रूट म्यू आर जी। अरे क्या बोल रहा है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है ना, तो मैक्सिमम स्पीड द कार कैन टर्न विदाउट स्किडिंग। कोई दिक्कत, समझ में आया, पक्का। चलो अगला है दूसरा, ये बैंकिंग में कर लेंगे, ठीक है। तीसरा कर दिए हम और पांचवा कर दिए, चौथा क्या है, वन एंड ऑफ ए, चौथा हो जाएगा। बहुत अच्छा, मतलब सवाल नहीं है बट ठीक है। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स kx बराबर mv स्क्वायर बाय आर। कोई दिक्कत, अरे हाँ ना बोल। चल छठा सवाल ठीक ठाक है, इसमें बोला कि एक बाल्टी में पानी भर के उसको घुमाना है, और घुमाना कैसे, ऐसे वर्टिकल सर्कल में कि पानी नहीं गिरे।
ठीक है, एक बाल्टी लो और उसको पानी भर दो, घर में कर सकते हो, है ना, घर में आप कर सकते हो, खासकर उस रूम में करना जिसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, ठीक है, नहीं मतलब ऐसा मजाक कर रहा था। ऐसे ग्लास में ले लेना, थोड़ा सा आप कर सकते हो, ग्लास में ले लेना, छत पे चले जाना और ऐसे तेजी से घुमाना, उलट के भी देखना पानी नहीं गिरेगा ऊपर से, ठीक है। तो क्या फंडा है इसमें, सिंपल सा देखो, एकदम टॉप पॉइंट पे चले जाओ, पानी गिरने का चांस ऊपर ही होगा ना, ये बाल्टी के अंदर का पानी है, ठीक है, बाल्टी इस पे लगा रहा होगा ऐसे नॉर्मल एन, और नीचे लग रहा होगा mg, ये टॉप पॉइंट पे, बिल्कुल टॉप पॉइंट पे, ये वर्टिकल सर्कल है, ध्यान देना, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो ये वर्टिकल सर्कल है ना, समझ में आया। अच्छा, कांटेक्ट बना हुआ है, मतलब नॉर्मल जस्ट जीरो होगा तो चलेगा, जस्ट जीरो, जस्ट जीरो का मतलब जीरो नहीं होता एग्जैक्टली, 0.00000001 भी तो जीरो है ना, अरे समझ में आया, लेकिन उस वो वैल्यू पे भी कांटेक्ट बना रहेगा कि छूट जाएगा, बना रहेगा। अगर नॉर्मल फोर्स पॉजिटिव है मतलब कांटेक्ट बना हुआ, तो ये यहां पे क्वेश्चन लिखोगे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर n प्लस mg बराबर mv स्क्वायर बाय r, अरे टुवर्ड सेंटर और जस्ट नॉर्मल जीरो हो रहा है, तो mg यहां पे आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा देगा, अरे है ना, अरे है ना, तो ये जो स्पीड आएगा, ये मिनिमम स्पीड आएगा, ये आएगा अंडर रूट rg, समझ में आया। इससे कम स्पीड करोगे तो क्या होगा, नॉर्मल जीरो या निगेटिव में चला जाएगा, तो कांटेक्ट छूट जाएगा, मतलब पानी बाल्टी को छोड़ के चल देगा, समझ में आया, पक्का, अरे पक्का। चलो 7वां नंबर, अ फाइटर प्लेन इज पुलिंग आउट फॉर अ डाइव एट ए स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर, एज्यूमिंग दैट पार्ट टू बी अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द लोएस्ट पॉइंट। ध्यान से देखो, ऐसे सर्कल में घूम रहा है, वर्टिकल सर्कल में, एक फाइटर प्लेन है, वो करतब दिखा रहा है ऐसे घूम के, ठीक है, फाइटर प्लेन ऐसा होता ना, ठीक है, तो वो जब यहां लोएस्ट पॉइंट पे बोल रहा है आपको, ठीक है, तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, एक तो एयर का थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, अरे है ना, और एक mg लग रहा होगा, थ्रस्ट फोर्स या एयर का जो फोर्स है, तो इस पर नेट फोर्स सेंटर की तरफ कौन दे रहा है, F माइनस एम जी, अरे F mg नीचे बाहर की तरफ है, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ क्या होगा, F माइनस एम जी बराबर mv स्क्वायर बाय r, सारा वैल्यू दिया हुआ है, F निकल जाएगा। अच्छा ये बताओ, बाल्टी ऐसे उल्टा घूम गया, ठीक है, mg किधर लगता है, नीचे लगता है, वो देखो रट के बैठा हुआ कि नॉर्मल और mg अपोजिट लगता है, ठीक है। बाल्टी और इसका कांटेक्ट ऐसे है, तो बाल्टी पानी को पुश कैसे कर सकता है, वो रट के बैठा है ना, ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर mg नीचे, है कि नहीं, गधा। अबे नॉर्मल फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्ट अलोंग द सरफेस इन कांटेक्ट, mg एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइटर प्लेन वाला, ठीक है, कोई दिक्कत। 8वां क्या है, 8वां हम हिंट दे देते हैं, देखो क्या है, ये कैसे रॉड है जो घूम रहा है, और इसमें एक रॉड लगा हुआ एल लेंथ का, ठीक है, और इसमें एल लेंथ का एक रस्सी लटका हुआ था, जब आप इसको घुमाओगे ऐसे, तो ये रस्सी कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे भी घुमा के देखना ना किसी चीज को, ऐसे घुमा के, तो रस्सी ऐसे एंगल पे चला जाएगा, ठीक है, तो वो थीटा एंगल पे चला गया यहाँ, ठीक है, कितने पे चला गया, थीटा पे, ठीक है। अच्छा ये एक सर्कल में घूमेगा ऐसे, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा L प्लस L साइन थीटा, L प्लस L साइन थीटा, कुछ नहीं समझ में, यही तो होता है आइडेंटिफाई द सर्कल, समझ में आया, कौन सा प्लेन में सर्कल है,
हॉरिजॉन्टल प्लेन में। यहाँ टेंशन T, यहाँ mg, किसका कंपोनेंट करना चाहिए? पहले तो नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकालना है, तो एक एक्सिस तो ऐसे चूज करोगे ही करोगे, है ना। तो T का कंपोनेंट होगा T cos थीटा और इधर T sin थीटा। T cos थीटा mg को कैंसिल कर देगा, क्यों? फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन मस्ट बी जीरो। अच्छा, सर्कुलर मोशन के प्लेन में एकमात्र फोर्स कौन है? T sin थीटा। तो T sin थीटा बराबर m ओमेगा स्क्वायर L, या रेडियस, सॉरी रेडियस, तो ये हो जाएगा L प्लस L sin थीटा। आप कर लेना जो होगा, क्वेश्चन में क्या पूछा नहीं पूछा हम देखे भी, ठीक है, सब कुछ निकल जाएगा इससे। अरे समझ में आया? समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 बना सकते हो, है ना। इसमें है कि मैक्सिमम टेंशन mv स्क्वायर बाय r के बराबर कर देना, उससे ज्यादा हो गया तो टूट जाएगा, है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा, पहले यहां तक जल्दी से नोट करो सब, अगर करके आओ तो अच्छी बात है, किसी में डाउट लग रहा तो लिख लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है? ये जो आदमी है ना वो दीवार में चिपका हुआ, इसको स्पाइडरमैन झूला बोलते हैं, है ना। ये क्या होता है कि एक सिलिंड्रिकल वॉल है, ठीक है, वो घूमता है तेजी से, ठीक है। एक आदमी उसके दीवार में ऐसे सटता है, उसको तेजी से घुमाता है, और उस आदमी पहले से खड़ा होता है, नीचे एक प्लेटफॉर्म लगा होता है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, उसमें खड़ा है दीवार पर चिपक के। उसके बाद इसको जोर से घुमाना शुरू करता है, घुमाते 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 एक पर्टिकुलर स्पीड पे पहुंच जाता है, तो नीचे से प्लेटफॉर्म हटा लेता है, और आदमी दीवार पर बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह चिपका रहता है, ठीक है, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह चिपका रहता है। तो आपको बताना है कि मिनिमम स्पीड बताना है ना, मिनिमम स्पीड या ओमेगा बताना है जिसपे कि वो प्लेटफॉर्म हटा लिया जाए, जिसपे वो प्लेटफॉर्म हटा लिया जाए। तो आदमी ऐसे, देखो ये सिलेंडर है, ध्यान से देखना, है ना, ये आदमी है ऐसे दीवार से चिपका हुआ, ठीक है, स्पाइडरमैन ही बना देते अच्छे से, ठीक है। इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा हो? mg, अरे लगेगा, दीवार नॉर्मल, ये नीचे नहीं गिर रहा मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर, अरे लगेगा, लगेगा, चलो, और तो कोई फोर्स नहीं है। अच्छा, ये जस्ट मिनिमम ओमेगा बताओ कि स्लिप नहीं करे, मतलब उस केस में ये जस्ट स्लिप करने वाला होगा, तो उस समय ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कौन सा वैल्यू लग रहा होगा? लिमिटिंग वैल्यू लग रहा होगा। कौन सा लग रहा होगा? लिमिटिंग, क्योंकि हमको ओमेगा का मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना, ओमेगा का मिनिमम वैल्यू चाहिए। अरे हाँ ना बोलते जाना, समझ में? अच्छा, अब जो रट लेते हैं n बराबर mg, फिर मरेगा, है ना, n बराबर mg रटो और मरो, है कि नहीं। चलो, यहां पे सेंटर की तरफ एकमात्र फोर्स कौन है? n, तो n मस्ट बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। अरे हाँ ना बोल, अरे है ना। और ये स्लिप नहीं कर रहा इसके रिलेटिव, तो क्या लिखोगे? म्यू नॉर्मल, नॉर्मल का वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर r बराबर mg, ये ओमेगा का मिनिमम वैल्यू है ना, m से m मर जाएगा, तो ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर क्या आ जाएगा? म्यू जी बाय आर। अरे यार आ जाएगा। अब बोल रहा है कि उसमें सर v पूछा है, अरे v पूछा है ना, हे भगवान, वो आदमी का रफ्तार पूछा है, स्पीड पूछा है, तो अगर आदमी ओमेगा से घूम रहा है, सर ये सेंटर से कितना दूर है? r दूर है, तो इसका रफ्तार क्या हो जाएगा? v बराबर ओमेगा, यहां पे पुट कर देना, v बराबर ओमेगा आर, तो ओमेगा बराबर v बाय आर बराबर म्यू जी बाय आर। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? यहां गड़बड़ लिखा है, एक सेकंड, चल, हाँ
ये ठीक है। म्यू इंटू नॉर्मल बराबर एम जी। हाँ, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर जी बाय म्यू आर। अब ठीक है, चल तो इसको पुट कर दोगे, ओमेगा को क्या पुट करोगे, वी बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बराबर जी बाय म्यू आर। आर से एक आर मर जाएगा, तो वी बराबर अंडर रूट आर जी बाय म्यू। वी बराबर अंडर रूट आर जी बाय म्यू। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोल। समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 12 कल स्टार्ट करेंगे, तो 12 लिख के लाने बोले हैं, लिख के लाइएगा, ठीक है? कल तो नहीं है, मंडे को लिख के लाइएगा, ठीक है? और फिर बच जाएगा बैंकिंग ऑफ रोड, बस खत्म। हाँ, तो कल संडे को नहीं आने का। जल्दी से लिख लो।